Good morning, 10th class students. Beta, last time we did what is magnetic field and what are the magnetic field lines and some important properties uh, of a magnet, means properties of a magnet. Now, today we are going to discuss magnetic lines of force due to a current carrying conductor. तो थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज आपको करवाऊं तो आपने क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेट जो है उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. नॉर्थ पोल से सम लाइंस आर सपोज टू बी अमीटेड एंड एंटर इनटू द साउथ पोल, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड अगेंस्ट कम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, राइट. अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ वार मैग्नेट, तो यू कांट से कि दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ. जब तक हमें ये नहीं बोलें कि मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है या मैग्नेट के बाहर की से बात हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ठीक नहीं रहेगी. लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ भी जाती हैं और साउथ टू नॉर्थ भी आती हैं, है ना. बट द कंडीशन इज outside the magnet these lines are supposed to be emitted from north to south and inside the magnet south to north. यही लाइन है, इसी लाइन की वजह से एक मैग्नेट जो है मैग्नेट फील्ड एक्सर्ट कर सकता है. तो हम ऐसा बोलें, ऐसा बोलना भी ठीक रहेगा कि जहाँ पर ये लाइन पहुँची समझो वहाँ पे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है ना. अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूँ तो जैसे नॉर्थ पोल से निकलेगी और जैसे जैसे अब साउथ पोल में चलते जाएगी, जैसे जैसे मिडल पोर्शन पे पहुँचे जाएगी, वैसे वैसे इनकी लाइन, दो लाइन के बीच में गैप ज़्यादा होता जाएगा. और फिर जैसे साउथ पोल में आएगी ये गैप फिर कम होके, ये गैप देखिए फिर कम हो जाएगा, है ना. इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि मैग्नेट जहाँ लाइन्स क्राउड फॉर्म में है ना, वहाँ मैग्नेट फील्ड स्ट्रांग होती है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोल से सेंटर की तरफ चलते हैं और ऑलमोस्ट मैग्नेट फील्ड सेंटर में जीरो मानी जाती है ना. आप देखिए, तो हम अगर इन पोल और सेंटर को कंपेयर करेंगे, हम बोलेंगे एज वी गो फ्रॉम नॉर्थ टू मिडल ऑफ द वार मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो इसी चीज़ को आप लाइन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखिए गैप बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा गैप और फिर गैप कम हो रहा है. इससे क्लियर हो गया कि जो मैग्नेट के एंड है ना, वहाँ की पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है. नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ जहाँ साउथ पोल की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, दोनों की एक जैसी होती है. प्लीज़ नोट दिस पॉइंट. And magnetic field strength goes on decreasing as one move from north or south pole towards center and almost zero at the center. ये आपने डिस्कस किया था. फिर आपने एक चीज़ और की कि अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा हो उसके सराउंडिंग में भी बिल्कुल उसी टाइप की मैग्नेट फील्ड बनती है जो एक बार मैग्नेट के केस में बन सकती है. बार मैग्नेट के केस में कोई करंट नहीं है, इसमें जो फील्ड बनी वो करंट की वजह से बनी, है ना. फिर आप दोनों में सिमिलरिटीज़ भी पढ़ेंगे और दोनों में कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, वो भी आपको ये पॉइंट याद रखना है. फिलहाल आ गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फील्ड बनती है इसका मतलब होगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस केस में भी होती होंगी. आप आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं. तो आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना. वाई दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बिकॉज ड्यू टू दीज लाइन्स फोर्स और मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स, है ना. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. और अब हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक मैग्नेट की नहीं पढ़ेंगे, एक करंट कैरी कंडक्टर की पढ़ेंगे, है ना. तो हम दो केस ले लेते हैं. मान के चलिए फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो रही है. एक बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट चल रहा है ना. तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से कंडक्टर को लिख सकते हैं.
मान के चलिए कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, या करंट ऐसे भी तो हो सकता है कि ऊपर से नीचे आ रहा है ना। अगर ये कंडक्टर एक जैसे हैं ऐसे, अगर ये कंडक्टर सेम लेंथ के हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम करंट अगर इनमें फ्लो कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैं ये अगर सेंटर में ये पॉइंट ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ इस कंडक्टर से ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे है और इस कंडक्टर से भी ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है ना। तो अगर आपको ये बोला जाए, बताओ इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या इस कंडक्टर के कारण ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो आप याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। और एक आपने याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ये दो फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल डिपेंड कर रही है। तो अब आप देखिए दोनों कंडक्टर में सेम करंट जा रहा है और पॉइंट डिस्टेंस भी दोनों कंडक्टर से सेम है। इट मीन्स पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितना जे कंडक्टर बनाएगा उतना ही जे कंडक्टर भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, दिस मैग्नेटिक फील्ड मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो हम डायरेक्शन की बात करें, अभी तक तो आपने मैग्नीट्यूड की बात कर दी ना कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन डिपेंड करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पे, है ना। तो उनकी डायरेक्शन देने के लिए आप सिर्फ पहले ये पॉइंट याद रखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर की कैसी होंगी, कंसंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो मैं ये एक सर्कल ड्रा किया और ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रा कर दिया, है ना, कंसंट्रिक सर्कल्स। कंसंट्रिक सर्कल्स का मतलब हो गया कि ऐसा सर्कल जिनका सेंटर तो सेम है ना, रेडियाई डिफरेंट हो सकती हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है कंसंट्रिक सर्कल्स के शेप में आने चाहिए। तो ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंसंट्रिक सर्कल्स। अब आपने जहाँ याद रखना कि ये कंसंट्रिक सर्कल्स जो है दो टाइप के, मैं आपको बोलता हूँ सर्कल ड्रा करिए। आप एंटी क्लॉकवाइज अपना पेन घुमा के भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज ड्रा के भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, है ना। अब इनकी डायरेक्शन जो है दोनों आपने याद रखना। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना, राइट हैंड थंब रूल। तो फिलहाल तो ये याद रखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, जिसको आप मैक्सवेल, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कॉर्क रूल भी बोल सकते हैं, है ना। क्या है ये रूल? ये रूल कहता है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखिए, है ना। तो मान के चलिए कि ऐसे, मैं समझाने के लिए ये मार्कर ऐसे खड़ा करता हूँ और कहता हूँ करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं थंब को ऊपर की तरफ रखता हूँ लेकिन राइट हैंड का थंब, और इस मार्कर को एक कंडक्टर मानकर चलिए और इसे राइट हैंड में लेना चाहूँगा मैं। ये देखिए मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन देखिए कैसे है, मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी क्लॉकवाइज, घड़ी की नीडल जो है वो क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे शॉर्टकट आप ACW लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में, इसी कंडक्टर में करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने थंब को नीचे की तरफ रखना है और फिंगर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कैसे है, क्लॉकवाइज। तो तब लाइंस को आप क्लॉकवाइज कर दीजिए, है ना। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ होगी आपके दिमाग में, ये पिक्चराइजेशन बन गई होगी, बिल्कुल एक फील आ रहा होगा आपको कि डायरेक्शन जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर की जो लाइंस हैं वो लाइंस कंसंट्रिक सर्कल्स होते हैं। पहले तो पॉइंट ये याद रखें कि स्ट्रेट कंडक्टर की लाइंस कैसी होंगी, हर हाल में ये कंसंट्रिक सर्कल्स होंगे, है ना। अब कंसंट्रिक सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज कब होंगे? जब हमारे पास करंट जो है बिल्कुल वर्टिकली कंडक्टर अगर हम रख के चलें और करंट ऊपर की तरफ चले, और जब वर्टिकली कंडक्टर में ही करंट जो है अप टू वाटों में आ रहा है तो क्लॉकवाइज सर्कल होंगे, आप जहाँ पे देख रहे हैं, राइट। इसी को ही मैक्सवेल कार्क रूल क्यों बोला गया? अब ऐसा सपोज करके चलिए कि कोई एक ऐसी बॉटल है ना, जिसके कार्क जो है जिस पे ढक्कन लगा हुआ और हमें उसे खोलना है। तो मुझे देखो, चाहे फिजिक्स आती है नहीं आती है, किसी चीज़ को खोलने के लिए दूंगा मैं, तो अंडरस्टूड है कि मुझे उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तब वो चीज़ ऊपर आती है। मैं ये दिमाग में रखे चलो, जरा थोड़ा सा इसे इमेजिनेशन करिए। ये एक स्क्रू लगा हुआ है इधर, ठीक है। इस स्क्रू को मुझे बाहर निकालना है, तो स्क्रू ड्राइवर से मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा अपने हाथ को, तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अगर मुझे उसे बाहर निकालना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, तो स्क्रू ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे आप, तो ये डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ, इट मीन्स कि हमारे पास स्क्रू ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर मुझे स्क्रू को किसी में लगाना है तो मुझे स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। जब क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब हमने क्लॉकवाइज रोटेशन दी तो एरो जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी, अब मैंने पूछा था कि यहाँ मैग्नेट फील्ड कितनी बनेगी, तो मैग्नेट फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, ये 12th में आप फार्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन जहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखेंगे कितनी बनेगी, म्यू नॉट एक फ्री स्पेस है, एयर है जहाँ, उसके लिए, और कितना उस कंडक्टर में करंट है इंटू 2 पाई, और कितना उस पॉइंट और कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस है। तो हमेशा मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला आपने लगाना जब भी आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। अब क्वेश्चन रहा डायरेक्शन का, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी वो आपने वही डिसाइड कर लिया। अगर हमारे पास करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा होगा और पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो उस मैग्नेट फील्ड की अपवर्ड होगी। अगर पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है तो राइट साइड पे डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, है ना। डाउनवर्ड मीन्स जैसे इसी पॉइंट पे मुझे स्क्रू लगाना है और उस स्क्रू को मैं नीचे की तरफ करूँगा, लगाऊंगा तो नीचे की तरफ, इसमें हमें स्क्रू को अप, इट मीन्स हमें क्या करना होगा, स्क्रू को यहाँ से बाहर निकालना होगा, है ना। तो ये आ गया। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ तब ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, वहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेट फील्ड की डाउनवर्ड होगी। अगर राइट साइड पे पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। तो बेटा इस डायरेक्शन को आप नोट करिएगा, इसके बेसिस पे ही सारा खेल चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर हमें मैग्नेट फील्ड पढ़ रहे हैं एंड बीइंग वेक्टर क्वांटिटेटिव वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स डायरेक्शन, तो हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम तब मैग्नेट फील्ड को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इन पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अप डाउन क्या है, एक मैं सिंपल तरीके से एक मेथड बताता हूँ आपको। आपने ये देखना कि क्या है, ये करंट किस तरफ है, बोलिए यस। जो सोच रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं करंट अप है तो पहले अप लिखना फिर डाउन लिखना। अब इसमें देखिए करंट किस तरफ है, डाउन है, तो पहले डाउन लिखना फिर अप लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और उनकी डायरेक्शन कि कौन कौन से रूल से बता सकते हैं, वो भी आपने आइडिया रखना, ठीक है। अब आपने ये चीज़ ऐसे करंट जा रहा है ना, और मान के चलिए जहाँ पर पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेट फील्ड निकालनी है। फार्मूला सिंपल लगा के हम निकाल लेंगे अगर हमें ये दिया गया होगा कि ये कितने डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर जहाँ पे मैग्नेट फील्ड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो आप प्लीज़ ऐसे करिए कि ये देखिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट टर्न का थंब रख लीजिए। अब इस साइड पे है ना, मार्कर के मीन्स कंडक्टर के इस साइड पे किस तरफ है मेरी फिंगर, ऊपर की तरफ। जब मैं कंप्लीट करूँगा तो इधर किस तरफ, नीचे की तरफ। तो इस पे जो भी करंट आएगा सारी मैग्नेट फील्ड की आएगी उसे मैं बी लिखूँगा, लेकिन वो हमेशा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। लेकिन अगर वही पॉइंट इधर होगा, है ना, तो मैग्नेट फील्ड की वैल्यू तो आएगी, वो तो इससे कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। करंट इसके लिए भी वही ट्रीट होगा।
लेकिन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ट्रीट होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको सिंबॉलिकली आइडिया दे देता हूँ। परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए आप सिर्फ डॉट यूज़ करते हैं और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड के लिए आप क्रॉस यूज़ करते हैं। तो कहीं पे भी मैंने क्रॉस लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे वहाँ मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट। अब जल्दी से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पे मैग्नेट फील्ड की क्या डायरेक्शन है और अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो मैं ये लिख रहा हूँ आपको, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट्स। तो आपको मैग्नेट फील्ड कितनी है वो नहीं निकाल ले, वो तो सीधा फार्मूला लगा के हम निकाल ही लेंगे। आपको इसमें बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो मैं थोड़ा सा मार्कर से लिखता हूँ, ये इसमें डायरेक्शन इस तरफ है और इस पॉइंट पे बताना आपने क्या है ना। इसे मैं ए बोल देता हूँ, इसमें इधर है और जहाँ पे डायरेक्शन बतानी है आपने इसे मैं बी बोल देता हूँ। इसमें इस तरफ बतानी है डायरेक्शन, इसे मैं सी बोलता हूँ। तो पॉइंट को मैं पी नाम देता जाता हूँ, ठीक है। तो जी अब एक चौथा और हम बना सकते हैं ऊपर, और पॉइंट हमारे पास इसी तरफ है अभी भी। तो बताइए मैग्नेट फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो ये चार मैंने फिगर दिए हैं, ए बी सी डी, चारों फिगर में मैंने करंट दिया हुआ है आई। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट इधर है, उतने डिस्टेंस पे इधर है, उतने डिस्टेंस पे इधर है, उतने डिस्टेंस पे इधर है, और सभी में सेम करंट है, तो मैग्नेट फील्ड हर केस के लिए एक जैसे बनेगी, है ना, एक्सेप्ट इट्स डायरेक्शन, है ना। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन दिस मच फार्मूला। तो हेयर म्यू नॉट की वैल्यू जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो सभी के लिए वही रहेगी, है ना जी। आई अगर सभी करंट कंडक्टर में करंट एक जैसा है, टू की वैल्यू सभी के लिए वही रहेगी, और सिर्फ आर भी मैं कह रहा हूँ कि सभी के लिए सेम है। तो जहाँ आई सभी के लिए एक जैसा है, आर सभी के लिए ऐसा है, म्यू नॉट और टू ऑलरेडी सभी के लिए सेम है ना, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो हर पी पॉइंट पे, चाहे वो पी पॉइंट फर्स्ट फिगर का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, सभी फिगर्स के लिए मैग्नेट फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए यू कैन यूज़ सिंबॉलिकली, है ना। अगर आप डॉट लिखते हैं इट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन है, अगर आप क्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं इट मीन्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आप अपने इसी तरीके से डायग्राम बना के आप सिर्फ मुझे डॉट और क्रॉस बना के मेरे पर्सनल विंडो पे सेंड करिए। अगर आपने ठीक आंसर दे रहे हैं इट मीन्स यू गॉट्स एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अदरवाइज नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार देखिए। मैंने फ़िलहाल कोशिश करा है कि बड़ा स्लो बोला हुआ है ना, लेकिन फिर भी हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर 20 मिनट से ऊपर वीडियो चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखकर इन चीज़ों को आप कैच करिए ताकि हमारे पास फिजिक्स पार्ट जो है थोड़ा सा ईजी बन जाए। थैंक यू वेरी मच।